हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज हम लोग देखने जा रहे हैं आपके आने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम यूपी टेट के लिए विजन एग्जाम की बहुत ही बेहतरीन प्रैक्टिस टेस्ट। दोस्तों, इस प्रैक्टिस टेस्ट को लगाने के बाद आपकी तैयारी में तो धार लगेगा ही साथ आपने क्या पढ़ा है, कहां से पढ़ा है, कैसे पढ़ा है, इस बात से अंदाजा लग जाएगा कि आप कितने पानी में हो। आने वाले एग्जाम यूपी टेट में आप कहां खड़े हो। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम है आने वाले समय में। टीचर की खबरों में है कि बंपर भर्ती आने वाली है, इसलिए आप सबके लिए बहुत जरूरी हो जाता है। आपको मैं इसे दो पार्ट में करवाऊंगा दोस्तों, एक से बढ़कर एक प्रश्न है। बहुत सारे फैक्ट, बहुत सारे कंसेप्ट आपको यहां जानने को मिलेंगे जो आपकी तैयारी में धार लगाने का काम करेंगे। तो चलें, बिना देरी किए हम लोग शुरू करते हैं। तो यहां देखिए, यहां पर आप थोड़ा सा परीक्षा का पैटर्न देख लीजिए। 150 मिनट का रहता है। 150 प्रश्न आपको दिए जाते हैं। 5 विषय से प्रश्न आते हैं। 30-30 प्रश्न होते हैं। 150 नंबर का 150 प्रश्न आपको दिए जाते हैं, जिनमें से दोस्तों ओबीसी वर्ग के लिए 82 नंबर पाना अनिवार्य होता है और जनरल के लिए दोस्तों ये 90 यानी 60%। तो आप सबको इतना पता होगा। तो दोस्तों, ये टेस्ट सीरीज 5 भागों में डिवाइड है, पांचों विषय को लेकर। पहले हम भाग 1 वाला देख लेते हैं। बाल विकास एवं शिक्षण विधि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप थोड़ा सा दिमाग लगाकर अगर करेंगे ना, थोड़ा सा आपके पास कंसेप्ट रहेगा तो इस चीज को बड़े ही आसानी से कर लेते हैं। आपको समझ लो फ्री में नंबर देके जाता है। तो पहले प्रश्न को अगर हम लोग देखें तो दोस्तों, सबसे पहले हम इस प्रश्न संख्या 1 को निपटा देते हैं। बड़ा ही बढ़िया सा प्रश्न है। आपको कई सारी चीजें यहां जानने को मिलेंगी। कह रहे हैं, एक अत्यधिक सक्रिय, इंग्लिश में जिसे कहा जाता है हाइपर एक्टिव, यानी एक अत्यधिक सक्रिय बालक के सकारात्मक व्यवहार के लिए शिक्षक द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा उपाय उपयुक्त है। तो सबसे पहले तो उत्तर जानने से ज्यादा आप फोकस किया करिए प्रश्न पर। आप प्रश्न को, अगर आपकी पकड़ मजबूत हो जाएगी प्रश्न की समझने की, तो आप बड़े ही आसानी से उस प्रश्न को क्रैक कर सकते हो। देखें, सबसे पहले आपको यह समझना होगा अत्यधिक सक्रिय यानी हाइपर एक्टिव क्या होता है। हाइपर एक्टिव बालक जिसे आप लोग देखते हो, बहुत ही चंचल बालक, जिसको जो हमेशा आउट ऑफ कंट्रोल में रहता है। तो ऐसे बच्चों के सकारात्मक व्यवहार के लिए शिक्षक द्वारा कौन सा उपाय उपयुक्त है। क्या उसे कक्षा से अलग करके कोने में बैठा दोगे? नहीं भाई, वो कोने में बैठने नहीं आया है आपके यहाँ, वो पढ़ने आया है। आप ऐसा नहीं करोगे। उस पर कठोर नियंत्रण रखोगे? नहीं, कठोर नियंत्रण रखेंगे तो फिर कल से आना बंद कर देगा, वो पढ़ाई छोड़ देगा। तब क्या करेंगे? उसे दंडित करेंगे? नहीं भाई, रोज रोज दंडित करोगे तो डर जाएगा, तो पढ़ेगा क्या? ये भी नहीं होगा। स्वाभाविक सी बात है कि उसे कक्षा से संबंधित जिम्मेदारियां दे देना। आप लोग जानते हैं ना, एक विकास देव कीर्ति हमारे एक सर हैं, आप लोग जानते होंगे उनको। उनका कहना है कि जब इंसान खाली रहता है ना, तो उसे ऊट पटांग चीजें बहुत सूझता है। इसी प्रकार जब बच्चे खाली रहेंगे तो शरारत ही करेंगे। तो उसे कक्षा से संबंधित जिम्मेदारियां दे देना, क्लास वर्क दे देना, और उसी में वो फंसा रहे। तो समझ गए होंगे आप यहां पर। आगे देखते हैं दोस्तों, दूसरे वाले प्रश्न में जो आपसे पूछा जा रहा है। कह रहे हैं, बच्चों की अन्य सामाजिक या सांस्कृतिक समूहों के प्रति धारणा का मुख्यतः किससे प्रभावित होती है। यानी बच्चों की जो सामाजिक या सांस्कृतिक समूहों के प्रति धारणा यानी एटीट्यूड, वो किससे प्रभावित होती है, ये आपसे यहां जानना चाह रहे हैं। तो परिवार एवं अभिभावकों के दृष्टिकोण से, यस, सामाजिक और सांस्कृतिक समूहों की जो धारणा होती है वो मुख्य रूप से परिवार एवं अभिभावकों यानी गार्जियन के दृष्टिकोण से होती है, न कि सहपाठियों से, मीडिया से कतई नहीं, विद्यालय के नियमों से नहीं। विद्यालय के नियम केवल उसके अपने मैनेजमेंट के लिए होता है। तो आपका ए हो जाएगा। बहुत बढ़िया। आगे दोस्तों हम लोग देखते हैं तीसरे वाले में। देखिए, यहां पर कह रहे हैं कि यदि यदि आपकी कक्षा में बौद्धिक रूप से कमजोर यानी मेंटली चैलेंज्ड दो विद्यार्थियों को शामिल किया जाता है, तो शिक्षक के रूप में आपका सर्वोत्तम कदम क्या होगा। तो ये बता रहे हैं, जो थोड़ा सा कम बुद्धि वाले बच्चे हैं आपकी कक्षा में शामिल हो गए हैं, तो उसके मतलब शिक्षक के रूप में आपका सर्वोत्तम सबसे अच्छा कदम क्या होगा। तो उन्हें पढ़ाने से मना कर देना? नहीं, आप मना नहीं कर सकते, ये तो कतई नहीं हो सकता। उन्हें विशेष विद्यालय भेजने का सुझाव देंगे? नहीं मेरे भाई, थोड़ा सा उसको अन्य बच्चों की तुलना में वो टैलेंटेड कम है, मंद बुद्धि क्या है, तो क्या आप उसे वहां से भेज देंगे? कहां जाएगा? ये भी नहीं हो सकता, ये भी गलत है। उन्हें अन्य छात्रों से अलग कर देंगे? नहीं मेरे भाई, अलग होने के लिए नहीं आया है, तो उसको भी आपको लेकर चलना है। तो ये गलत हो गया। स्वाभाविक सी बात है कि यही। तो आप लोग कोशिश किया करिए, आप लोग को प्रश्न न समझ में आए तो आप एलिमिनेशन मेथड लगा दिया करो। हाँ, ये नहीं हो सकते हैं और बचेगा ये, तो यही होगा।
जिससे आपका प्रश्न सॉल्व होने के 90% चांस ज्यादा रहते हैं। तो यही होगा, विशेष शिक्षण विधियां सिखाकर उन्हें पढ़ाना। आप कुछ विशेष शिक्षण विधियां सीखेंगे, फिर उसके बाद पढ़ाएंगे। जैसे कमजोर है तो उससे क्या, जैसे कोई गूंगा होता है तो हम लोग उससे क्या कहते हैं, इशारों में समझाते हैं ना, और कोई ठीक ठाक होता है तो ऐसे बोल देते हैं। तो वही बात आपको कुछ विशेष तरीके अपनाने पड़ेंगे। आगे चले हम लोग देखें, अगर एक शिक्षक के, यहां देखिए चौथे वाले में क्या कर रहे हैं, एक शिक्षक के साधन संपन्न होने का, कोई एक शिक्षक है, उसके साधन संपन्न होने का वास्तविक अर्थ क्या है। तो वास्तविक अर्थ क्या होता है दोस्तों, आर्थिक रूप से समृद्ध होना नहीं, आर्थिक रूप से समृद्ध होना नहीं है। उच्च अधिकारियों से संपर्क होना, ये भी नहीं है। विद्यार्थियों की समस्याओं के समाधान के लिए पर्याप्त ज्ञान होना, यस, विद्यार्थियों की समस्याओं के समाधान के लिए पर्याप्त ज्ञान होना, यही शिक्षक के साधन संपन्न होने का वास्तविक अर्थ है। ऐसा नहीं को संपत्ति जुटा ले तो वो उसका हो गया, ऐसा नहीं है। विद्यालय में लोकप्रिय होना भी उचित नहीं है। बहुत सारे लोग लोकप्रिय हो जाते हैं, आपने भी देखा होगा, लोकप्रिय तो बहुत हो जाते हैं, लेकिन रियल में वो बकैती करके लोकप्रिय होते हैं, अपने पढ़ाने की वजह से वो फेमस नहीं हुए हैं। तो आप लोग भी जानते होंगे इस बात को। आगे अगर हम लोग देखें पांचवें वाले में, तो कह रहे हैं बच्चों के संवेदनात्मक, यहां क्या लिखा है, सॉरी, बच्चों का संवेगात्मक समायोजन यानी इमोशनल एडजस्टमेंट किन क्षेत्रों में प्रभाव डालता है। तो किन क्षेत्रों में बच्चों का संवेगात्मक समायोजन किन किन क्षेत्रों में प्रभाव डालता है। तो दोस्तों, पर्सनालिटी विकास में, शिक्षण प्रक्रिया में, अनुशासन में, उपयुक्त सभी। संवेगात्मक समायोजन का मतलब है किसी भी परिस्थिति में वो बच्चा अपने आप को ढाल ले रहा है, तो किन क्षेत्रों में प्रभाव डालता है, तो किसी भी परिस्थिति में उसको ढालने की क्षमता है, तो उसकी पर्सनालिटी का डेवलपमेंट अच्छा होगा, शिक्षण प्रक्रिया में भी बढ़िया होगा, अनुशासन में। आप लोग जानते हैं जैसे कोई बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा है तो स्वाभाविक सी बात है उसका पहनावा भी अच्छा ही होगा, बहुत खराब नहीं होगा। शिक्षण प्रक्रिया में तो ठीक ही है, उसके पास अनुशासन भी होगा। तो ये सभी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। आपने देखा होगा गांव में जो बच्चे थोड़ा सा, गांव में आपके भी या जो भी भैया लोग या बच्चे पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं तो उनका व्यवहार थोड़ा सा अलग दिखता ही है। आगे देखें हम लोग, यदि कक्षा में कुछ विद्यार्थी पढ़ाई में रुचि यानी इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं तो शिक्षक का सर्वोत्तम कदम क्या होना चाहिए। तो आप मान लीजिए टीचर है आपके क्लास में, आपने क्लास ले रहे हैं आप, तो वहां पर कुछ बच्चे आपकी पढ़ाई में रुचि नहीं ले रहे हैं, तो एक शिक्षक होने के नाते आपका सबसे बढ़िया कदम क्या होगा, उन्हें दंडित करना नहीं मेरे भाई। वो रुचि नहीं ले रहा है तो आप कुछ ऐसा करें कि रुचि लेने लगे, मामला खत्म हो जाए, समस्या पर काम करिए ना। तो यही करना है, ये गलत हो जाएगा। उन्हें कक्षा से बाहर भेजना, रोज बाहर भेजोगे तो फिर उसके आने का मतलब क्या हुआ, ये भी नहीं हो जाएगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अभिभावक की शिकायत करना, तो रोज कितने दिन अभिभावक से शिकायत करोगे, आपकी पढ़ाई में रुचि नहीं ले रहा है तो आप कितना दिन करोगे, ये भी नहीं होगा। उसकी रुचि के अनुसार शिक्षण को रोचक बनाना, तो यहां पर आप देखोगे वो क्या चाहता है, आप वो कहानी से जोड़कर बताइए, बीच बीच में चुटकुला सुनाकर, क्या वो कुछ ऐसी चीजों को करके पढ़ाए जिससे वो बच्चा क्लास में बंधा रहे, उसको रुचि पैदा होने लगे पढ़ाई के प्रति। तो उस विषय में आपको जान फूकनी होगी कि आखिर बच्चे क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, उनमें उनकी कक्षा में रुचि क्यों नहीं ले रहे हैं। तो ये आपका डी हो जाएगा, छठे का आपका डी हो गया। आगे दोस्तों हम लोग यहाँ सातवें वाले में अगर देखते हैं तो बहुत बढ़िया क्लास है दोस्तों। ऐसी चीज अगर आप पढ़ोगे ना तो बहुत सारी चीजों को आपको जानने को समझने को मिलेगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, शिक्षण में श्यामपट्ट, जिसे हम लोग ब्लैक बोर्ड कहते हैं, आजकल तो ब्लैक बोर्ड की जगह पर स्मार्ट बोर्ड आ गया है। तो शिक्षण में श्यामपट्ट यानी ब्लैक बोर्ड को किस प्रकार की सहायक सामग्री के रूप में ये वर्गीकृत किया गया है। आप लोग जानते होंगे टीचिंग लर्निंग मटेरियल के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो यानी जो हमें सिखाने में जो सहायक होते हैं, ब्लैक बोर्ड हो गया, ये चाक हो गया, ये सब जो चीजें हो जाती हैं, तो ब्लैक बोर्ड क्या होता है दोस्तों, ये दिखाने का एक साधन। हम कुछ बोल रहे हैं तो आपके कान में गया, आपने सुना, नहीं सुना, उड़ गया, लेकिन वो चीजें लिख देंगे तो एक आप देखकर उसे समझ सकते हैं। तो ये सुनने का साधन तो है नहीं। दृश्य सब यानी देखना और सुनना दोनों का काम तो दोस्तों ये टेलीविजन का होता है, ये भी नहीं है। प्रायोगिक साधन ये भी नहीं है। तो यही है दृश्य साधन, यानी देखने का एक साधन है। आप क्या टीचर कर रहा है, क्या बता रहा है, आप उसे देखकर समझ सकते हो। आगे यहां पर देखें हम लोग आठवें वाले में, तो निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रभावी शिक्षण कौशल का हिस्सा है। प्रभावी मतलब एक तरह से आप कह सकते हो बेहतरीन, प्रभावी शिक्षक कौशल का
हिस्सा है। तो यहाँ पर स्पष्ट लेखन कौशल यानी आपके लेखन कला जो है अच्छी होनी चाहिए, ये भी है। प्रश्न पूछने की आपके अंदर क्षमता, आपने जो पढ़ाया बीच बीच में आपके अंदर ऐसी क्षमता हो कि आप प्रश्न पूछ सके बच्चों से, तो बच्चे में थोड़ा सा ये बना रहेगा, कभी सर कुछ पूछ लेंगे तो कंसंट्रेट होकर पढ़ेंगे। समस्याओं का समाधान करना, बिल्कुल उसी लिए तो आप रखे गए हो, यानी सब के सब तत्व कौन सा प्रभावी शिक्षण के कौशल का हिस्सा है, तो सभी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर आपका ये डी हो जाएगा। आगे अगर हम लोग देखें 9वें वाले में, कक्षा में जो विद्यार्थी बार बार प्रश्न पूछते हैं उनके प्रति शिक्षक का दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए। तो दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं ना, जानते रहते हैं फिर भी आपसे प्रश्न पूछते हैं, देखें बता लेते हैं कि नहीं। तो आप ये नहीं सोचोगे, आप बुरा नहीं मानोगे, तो बार बार यदि प्रश्न पूछते हैं तो आपके एक शिक्षक होने के नाते आपका ये कर्तव्य होना चाहिए कि उन्हें आप जो है प्रश्न पूछने के लिए और प्रेरित करें। आप अपनी क्षमता को दिखाएं, हाँ तुम पूछ सको, जितना पूछो हम तैयार हैं। तो ये दृष्टिकोण होगा ना, तो बच्चे संतुष्ट भी रहेंगे और आपकी कक्षा को अच्छे से मतलब इंटरेस्ट भी रखेंगे। उन्हें रोकना चाहिए, नहीं रोकना चाहिए। भाई प्रश्न पूछने के लिए आप कैसे रोक सकते हैं टीचर होने के नाते। उन्हें कक्षा के बाद आने को कहेंगे नहीं, ऐसा भी नहीं कहेंगे, उनका समाधान तुरंत आपको करना है। उन्हें और प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए, जी हाँ यही होगा। उन्हें अनदेखा करना चाहिए, ऐसा आप कतई नहीं कर सकते। आगे देखें यहां पर 10वें वाले में क्या है दोस्तों, यहां पर किंगार्डे, ये एक सॉरी यहां पर क्या है 10वें वाले में, किंडरगार्टेन पद्धति के प्रवर्तक कौन थे। तो किंडरगार्टेन पद्धति के प्रवर्तक यहां पर आपसे पूछा जा रहा है, ये कौन थे, यहां पर आपसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों ये फ्रोवेल नाम के एक थे व्यक्ति। तो फ्रोवेल ने इस पद्धति में छोटे बच्चों को खेल गतिविधियां इत्यादि की सहभागिता के माध्यम से शिक्षा दिया जाता है। जो बहुत छोटे होते हैं, जैसे आप लोग देखे हो ना, जैसे आंगनवाड़ी होते हैं, खेल के माध्यम से उन्हें कुछ सिखाया जाता है। तो फ्रोवेल ने यह किंडरगार्टेन पद्धति लाया, इसके माध्यम से बच्चों को खेल इत्यादि के माध्यम से कुछ सिखाने का प्रयास किया जाता है। यहां देखें 11 वाले में क्या कह रहे हैं, यहां कह रहे हैं दोस्तों, यदि किसी विद्यार्थी के अभिभावक यानी गार्जियन विद्यालय में कभी नहीं आते तो एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए मेरे भाई, बच्चे को दंडित करना चाहिए, नहीं ये तो बिल्कुल नहीं। बच्चे की उपेक्षा यानी अनदेखा करना चाहिए, नहीं ये भी नहीं। शिकायत दर्ज करना चाहिए, तो यहां अभिभावक से संपर्क करना चाहिए या शिकायत, इन्हीं दोनों में से कोई होगा। अब यहां पर थोड़ा सा आप दो ठोत पहले एलिमिनेट हो गए, अब यहां पर थोड़ा सा आप करो कि आप रोज शिकायत करोगे तो भाई शिकायत उनके तक पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, तो ये भी नहीं हो सकता। स्वयं अभिभावक से संपर्क करना चाहिए, यस ऑप्शन नंबर आपका ये सी हो जाएगा। आगे देखें हम लोग यहां 12 वाले में कह रहे हैं प्राथमिक कक्षाओं में खेल आधारित शिक्षण किस सिद्धांत पर आधारित है। तो प्राथमिक कक्षाओं में जो प्राइमरी की कक्षाएं हैं उनमें खेल आधारित शिक्षण किस सिद्धांत पर आधारित होता है, ये बताओ। तो खेल आधारित यानी खेल के माध्यम से जो कुछ पढ़ाने सिखाने का काम होता है वह किस सिद्धांत पर बेस्ड होता है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों यह आप लोग जानते हैं विकास एवं वृद्धि और मनोवैज्ञानिक सिद्धांत इन सब पर आधारित होता है, केवल शारीरिक शिक्षा सिद्धांत नहीं है, ये तो सिर्फ यही नहीं हो सकता दोस्तों। और सामाजिक सिद्धांत ये तो नहीं है, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है, यस ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अनुशासन सिद्धांत भी सिर्फ नहीं है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका। एक प्रश्न संख्या 13 वाले को देखें तो कक्षा में विद्यार्थियों को सीखने की रुचि बनाए रखने के लिए सबसे प्रभावी विधि कौन सी मानी जाती है। तो यहां दोस्तों ऐसा जब दे दे कि सबसे प्रभावी सबसे बढ़िया, तो इसका मतलब सभी हैं, लेकिन सभी में सभी चुनना है। जैसे आप लोग कहते हो पॉलिटिक्स में तो सब नंगे हैं, लेकिन हम लोग उसे चुनेंगे जो कम से कम अंडरवियर पहना हो। तो यही सिद्धांत आपको भी यहां पर ठोकना है। तो यहां पर देखें सीखने की रुचि बनाए रखने के लिए सबसे प्रभावी विधि कौन सी मानी जाती है। तो केवल शामपट का प्रयोग नहीं, केवल शामपट का प्रयोग आप करेंगे तो कैसे होगा। व्याख्यान विधि का उपयोग नहीं, अनुशासनात्मक नियंत्रण सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा, कहानी आधारित शिक्षण, यस सीखने में रुचि बनाए रखने के लिए आप जो पढ़ा रहे हो उसको कहानी के माध्यम से जोड़ जोड़ कर पढ़ाइए। जैसे आज के डेट में अगर देखोगे, जैसे विकास देवकीर्ति सर, ओझा सर, खान सर, ये सब ऐसे शिक्षक इतना ज्यादा पॉपुलर क्यों हुए, क्योंकि तुम्हारी जो दैनिक जीवन की घटनाएं हैं उनकी कहानियों से, उनकी रोजमर्रा की चीजों से जोड़कर अपनी बात को समझा पाते हैं, तो इसलिए वो लोग अपनी बात को आसानी से आप तक पहुंचाते हैं, इसलिए वो फेमस हुए। यही है कहानी आधारित शिक्षण। 13 हो गया। 14 वाले को अगर हम लोग यहाँ पर देखें
तो यहाँ पर कह रहा है कि विद्यालय में खेल गतिविधियों का प्रमुख शैक्षणिक महत्व क्या है। तो विद्यालय में खेल गतिविधियों का प्रमुख शैक्षणिक महत्व क्या है, तो यानी जो खेल गतिविधियां होती है उसमें शैक्षणिक महत्व क्या योगदान रखता है। तो केवल मनोरंजन प्रदान करना, खेल क्या केवल मनोरंजन प्रदान करता है? नहीं, केवल वही नहीं करता, वो हमारे शारीरिक मानसिक विकास भी करता है। समय व्यतीत, केवल समय काटने के लिए लोग खेलते हैं, ये भी नहीं होगा। शारीरिक शक्ति बढ़ाने के लिए नहीं, सिर्फ ये भी नहीं होगा। सहयोग और संतुलन का विकास करना, जी ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। आगे अगर हम लोग यहां पर देखें तो परिवार को शिक्षा के किस रूप का प्रमुख माध्यम माना जाता है। तो परिवार को शिक्षा के किस रूप के प्रमुख साधन माना जाता है। तो इसका मतलब ये है, कुछ चीजें ऐसी होती है जिसे आप प्रश्न में वो जटिल तरीके से बताता है, आप उसे सरल तरीके से समझोगे। यहां इनका कहने का मतलब ये है कि जो कुछ भी आप परिवार से सीखते हो वह जो है किस रूप में वो एक माध्यम माना जाता है। तो इनफॉर्मल यानी अनौपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा का मतलब बिना किसी पैटर्न पर आपको सिखाया जाता है। आज ये सिखाया, कल क्या सीखोगे, परसों नहीं सीखोगे, चौथे दिन क्या सीखोगे, कहां जाओगे, यानी एक इनफॉर्मल होता है। और ये औपचारिक क्या होता है, ये स्कूल में सीखोगे। आज आपको जहां तक पढ़ाया गया, परसों कल वहीं से स्टार्ट होगा, परसों वहीं से स्टार्ट होगा। आज जो सब्जेक्ट चल रहा है उसी पैटर्न पर ये खत्म होगा तो आगे चलेगा। यानी जो एक नियम पर पढ़ाई होती है, नियम पर सिखाया जाता है, वो औपचारिक। और जो बिना किसी नियम पैटर्न पर होता है अनौपचारिक। तो परिवार में हम जो कुछ भी सीखते हैं दूसरे को देखकर, सुनकर, समझकर, वो इनफॉर्मल यानी अनौपचारिक शिक्षा होती है। तो समझ गए होंगे आप। यहां देखें 16 वाले में, विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों के विकास करने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है। तो सामाजिक मूल्य क्या होता है दोस्तों, विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों का विकास करने में सबसे प्रभावी तरीका क्या है। देखिए, सामाजिक मूल्य का मतलब ये होता है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। आप ऐसे समझ लो तो ज्यादा समझ में आएगा। तो केवल उपदेश देना, सामाजिक मूल्य आपको सिखाना है, तो विकास करना है बच्चों में, तो केवल उपदेश देने से काम नहीं चलेगा। अनुशासन लागू करने से केवल काम नहीं चलेगा, केवल कहानियां सुनाने से काम नहीं चलेगा। शिक्षक का आदर्श व्यवहार प्रस्तुत करना, एक शिक्षक बच्चों के सामने किस तरह का आदर्श प्रस्तुत कर रहा है, उनको किस तरह से प्रेरित कर रहा है, तो ये चीजें डिपेंड करती है, वो उनको उनकी जो है उनको मूल्य का विकास कराने में योगदान देती है। तो यहाँ पर ये हो गया 16 का आपका सी हो गया। आगे अगर हम लोग देखें तो यहाँ क्या करें हैं, एक प्रभावी शिक्षक का, प्रभावी मतलब आप ऐसे समझ लीजिए बेहतरीन, बढ़िया। एक प्रभावी शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है। तो एक प्रभावी शिक्षक होता है, उसका सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है कि अनुशासन बनाए रखना। तो यहाँ पर ये तो हो सकता है, लेकिन इससे भी बढ़िया कोई हो तो उसको हम कहेंगे पाठ्यक्रम का पूरा करना। तो सिर्फ पाठ्यक्रम का पूरा करना एक प्रभावी शिक्षक आप नहीं हो सकते। कोटा पूरा करके पता लगा बच्चों को कुछ समझ नहीं आया तो ये भी नहीं होगा। सिर्फ अनुशासन बनाने के लिए आप पुलिस नहीं हो, सिर्फ अनुशासन के लिए आपको नहीं रखा गया है। परीक्षा परिणाम सुधारना, सिर्फ परिणाम पर आप फोकस कर रहे हो कि हमारा रिजल्ट बढ़िया आ जाए, इस पर आप ध्यान दे रहे हो, सिर्फ परिणाम सुधारने के लिए नहीं। विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान करना, शिक्षक का यही सबसे बड़ी भूमिका होती है कि आपकी कक्षा में विद्यार्थियों की प्रॉब्लम को आप कितना सॉल्व करा दे रहे हो, कितना वो आपसे संतुष्ट है, ये मान्य रखता है। तो ये होगा आपका। यहां देखिए दोस्तों, यहां दिया है क्या, यहां पर देखेंगे 18 वाले में, पियाजे के अनुसार, पियाजे इस सब के बारे में आप लोगों ने थोड़ा सा पढ़ा होगा दोस्तों। पियाजे के अनुसार वह कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा ठोस वस्तुओं के बारे में तार्किक सोच विकसित करता है। तो दोस्तों आप लोगों को यहां पर मालूम होना चाहिए, पियाजे ने 7 से 11 वर्ष के एज वाले बच्चों में मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होता है। पियाजे ने बताया कि जो 7 से 11 तक के बच्चों में जो मतलब इस एज में मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है। इसका मतलब क्या होता है, वो जो देखते हैं केवल उसी के बारे में समझ पाते हैं। जैसे मान लीजिए बच्चा 7 से 11 साल का है उसकी मम्मी कितना भी कष्ट या पीड़ा में है तो उनको देखेगा कि वो हंस रही है तो उसको लगेगा कि मम्मी खुश है। लेकिन आप इसके बाद वाली अगर एज में जैसे जैसे पार करिएगा ना, मम्मी हंस रही हैं लेकिन फिर भी वो बच्चा समझ जाएगा कि इसके हंसी के पीछे कुछ राज है, यानी वो अमूर्त को भी पहचान लेगा। मूर्त मतलब जो देखेगा, अमूर्त मतलब जो नहीं देख रहा है उसको भी समझ रहा है। तो यही बात है यहाँ पर पियाजे ने 7 से 11 वर्ष की अवस्था में बच्चों में ये जो मूर्त संक्रियात्मक का विकास होता है तो ये है।
तो यहाँ पर ये डी वाला हो जाएगा। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है, यानी जो देखता है उसी के बारे में समझ पाता है। इसके बाद क्या होता है, 11 वर्ष के बाद वो जो चीजें नहीं देखता सिर्फ उसको भी समझ जाएगा, ये है। आगे देखें हम 19 वाले में, बालकों के बौद्धिक विकास के 4 चरण का प्रतिपादन किसने किया। तो बालकों में बौद्धिक विकास के 4 चरण का प्रतिपादन किसने किया था दोस्तों, ये आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये पियाजे ने किया था। तो दोस्तों ऐसे मान लो प्याज, ऐसे आपको दिमाग में रखने के लिए बता दे रहा हूं। मान लीजिए कोई प्याज है, हम लोग कैसे काटते हैं, 2 कट ऐसे लगाया, 2 कट ऐसे लगाया, 4 कट में पूरी प्याज काट देते हैं। तो 4 चरण का प्रतिपादन किसने किया, पियाजे ने किया। इसमें क्या उन्होंने बताया था, तो इसने दोस्तों बच्चों के एज ग्रुप को रखा था। तो एक 0 से 2 वर्ष रखा था, 0 से 2 वर्ष, फिर 2 से 7 वर्ष रखा था, फिर 7 से 11 वर्ष रखा था, और 11 प्लस रखा था। इन बच्चों को इतने एज ग्रुप में बांटकर अलग अलग उनमें जो संक्रियात्मक विकास होता है उसमें उन्होंने फोकस करके बताया था। तो इस आप एज को याद रखेंगे यहाँ पर तो आपको काम देगा ये। आगे देखें हम यहाँ पर दोस्तों 20 वाले प्रश्न में आपको जी दिया है, डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया किस प्रकार के अधिगम, अब अधिगम का मतलब होता है लर्निंग, इंग्लिश में कहते हैं, यानी सीखना। तो किस प्रकार की अधिगम कठिनाई से संबंधित है। तो डिसलेक्सिया का मतलब यहां पर दोस्तों ये होता है कि यहां पर जैसे पढ़ने की प्रक्रिया में जो कठिनाई आती है उसको दोस्तों डिसलेक्सिया बोला जाता है। तो पढ़ने की प्रक्रिया में जो कठिनाई आती है तो ये है। तो लेखन क्षमता में कमी नहीं, संख्यात्मक में नहीं, व्यवहार में नहीं, यह पढ़ने की प्रक्रिया में कठिनाई जो होती है वह डिसलेक्सिया के अंतर्गत आता है। आगे हम लोग अगर देखें 21 वाले में, तो समावेशी शिक्षा के सिद्धांत के अनुसार, समावेशी का मतलब होता है दोस्तों इंग्लिश में हम लोग इंक्लूसिव बोलते हैं। समावेशी का अगर आप थोड़ा सा हिंदी में तोड़कर अर्थ जानना चाहें, समावेशी का मतलब होता है सबको साथ लेके चलना। आप देखते होंगे नेता लोग अपने पोस्टर बैनर पर लिखते हैं ना समावेशी विकास। समावेशी विकास का मतलब चौतरफा विकास, कोई भी क्षेत्र छूटेगा नहीं। तो समावेशी शिक्षण के सिद्धांत के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को किस प्रकार शिक्षित किया जाना चाहिए। तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को किस प्रकार शिक्षित किया जाना चाहिए, तो केवल विशेष विद्यालय में नहीं, सामान्य बच्चों के साथ समान कक्षा में। यस, आप समावेशी शिक्षा की बात कर रहे हो तो सारे बच्चों को एक ही क्लास में एक ही टीचर पढ़ा रहा है बिना किसी भेदभाव के, तो वही दोस्तों ये समावेशी शिक्षा हो जाएगा। यहाँ पर सामान्य बच्चों के साथ समान कक्षा में। तो और आप एलिमिनेट करना चाहें तो यहाँ कर सकते हैं, आप देख सकते हैं अलग कक्षाओं में, केवल विशेष कक्षाओं में। तो भाई समावेशी की बात कर रहे हो तो अलग वाली बात आनी ही नहीं चाहिए यहाँ पर। 22 वाले को अगर हम लोग देखें यहाँ पर थोड़ा सा, तो आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, अधिगम प्रक्रिया। अधिगम का मतलब ही मैंने बताया लर्निंग, सीखना। तो सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरण, जिसे हम लोग इंग्लिश में मोटिवेशन कहते हैं। तो सीखने की प्रक्रिया में मोटिवेशन की मुख्य भूमिका क्या होती है। मोटिवेशन क्या होता है, आपको प्रेरित करता है कि आप ये काम करें। आपका मन नहीं पढ़ने में लग रहा है, कुछ काम करने में नहीं लग रहा है, तो आप कुछ ऐसा वीडियो देख लेते हो वो जो वहां पर आपको मोटिवेट करते हैं, एक तरह से पंप से हवा मारते हैं आपकी ट्यूब जैसा, जैसे आप ट्यूब में हवा मारते हो ऐसे वो उनकी बातें आपके अंदर हवा का काम करती है, आप प्रेरित हो जाते हो। तो यहाँ पर यही है, सीखने के प्रति रुचि उत्पन्न करना, यही है ऑप्शन नंबर डी। केवल स्मृति बढ़ाना नहीं भाई, मोटिवेशन से आपकी मेमोरी थोड़ी ना बढ़ेगी। ज्ञान को अस्थायी बनाना नहीं, ऐसा भी नहीं है कि आप जो सुन लेंगे तो आपके जन्मों जन्म तक स्थिर हो जाएगा। सोच को सीमित करना नहीं, डी हो जाएगा आपका। 23 वाले में अगर हम लोग देखें तो न्यूटन, सॉरी फिजिक्स पढ़ाते पढ़ाते न्यूटन ही याद आता है। तो न्यून दृष्टि, लो विजन, यानी ऐसे बच्चे जो ज्यादा दूर तक नहीं देख सकते हैं, तो ऐसे विद्यार्थियों को साथ कक्षा में शिक्षक का कैसा व्यवहार करना चाहिए ये आपको बताना है। तो मेरे भाई आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, आप टीचर हो, आपकी कक्षा में कोई इस टाइप का बालक है, तो आप क्या करोगे। पहला कोशिश आपको यही रहेगी, दूर से वो नहीं देख पा रहा है तो उसके पास में सबसे ज्यादा बैठाओ, तो यही आप करेंगे। तो उसे सरल कार्य देकर छूट देंगे नहीं, आप सरल कार्य देंगे तो भाई अन्य बच्चों की तुलना में पछड़ जाएगा, ऐसा भी नहीं कर सकते। उसे अन्य विद्यार्थियों से अलग रख देंगे, ऐसा भी आप नहीं कर सकते। भाई कैसे सीखेगा। समान व्यवहार रखते हुए सहायक साधनों की मदद करना। यस, सारे बच्चों की तरह उसके साथ भी व्यवहार करना है, लेकिन उससे कुछ सहायक साधनों से मदद कर देना, जैसे लेंस, चश्मे इत्यादि प्रदान करवा देना, उसे आगे बैठा देना, ऐसी चीजों के उसको करना है। तो ये आपको करना है।
आगे देखें अगर हम लोग यहाँ पर 24 वाले में अल्पवयस्क, अल्पवयस्क जिसे इंग्लिश में इमेच्योर बोलते हैं, जिसे हम लोग किशोर भी बोल देते हैं, यानी अभी वो वयस्क नहीं हुआ है। तो अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम यानी सीखने में अभिभावक की भूमिका कैसी होनी चाहिए, यानी वो बच्चा अल्पवयस्क है, किशोर है, तो उसको जो गार्जियन लोग सिखाते हैं तो उनकी भूमिका कैसी होनी चाहिए। तो कठोर नियंत्रण से सिखाएंगे? नहीं मेरे भाई, डर जाएगा, उनसे देखते ही कांपने लगेगा, सोच लेगा कि ये खूंखार आदमी है, ठीक नहीं है, तो उनसे कुछ सीखेगा नहीं। उदासीन एकदम रहोगे, अरे बेटा पढ़ लो, ऐसे कर लो, तो भी धीरे धीरे हो जाएगा, चलो क्या ही कर लेंगे, तो भी नहीं पढ़ेगा। पूर्णतः स्वतंत्र छोड़ देंगे तो भाई लखेरा हो जाएगा धीरे धीरे, ये भी ऐसा नहीं भी कर सकते। तो स्वाभाविक सी बात है, उत्तर यही होगा। संवेदनशील एवं सहायक, आप संवेदनशील अच्छे तरीके से उसकी मदद करें, जहां उसको समस्या आ रही है उस पर आप टारगेट करें समस्या को। आगे देखें हम लोग 25 वाले में, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे प्रभावी रूप से कहां समझा और विकसित किया जाता है। तो संज्ञानात्मक विकास को सबसे प्रभावी रूप से कहां समझा और विकास किया जाता है? तो खेल के मैदान में नहीं, विद्यालय एवं कक्षा में। तो यहाँ पर भी विद्यालय एवं कक्षा में, ये भी तो दोस्तों यहाँ पर इसको छोड़ते हैं, अभी आगे देखते हैं। घर के वातावरण में नहीं, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास का सबसे प्रभावी रूप कहाँ समझा और विकसित किया जाता है? तो विद्यालय में दोस्तों, यस। खेल के मैदान में नहीं हो सकता, घर नहीं हो सकता, सांस्कृतिक कार्यक्रम में नहीं हो सकता। संज्ञानात्मक विकास को प्रभावी रूप से विद्यालय एवं कक्षा में ही उसको विकसित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे देखें, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार प्रभावी यानी अनुप्रेरित शिक्षण का संकेत माना जाता है? तो कौन सा व्यवहार प्रभावी शिक्षण का संकेत माना जाता है? तो कक्षा में पूर्ण अनुशासन, तो भाई अनुशासन। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, कौन सा व्यवहार प्रभावी, यानी प्रभावी मतलब सबसे जो अच्छा हो। तो यहाँ पर ये सब तो हैं, लेकिन सबसे अच्छा की बात आती है तो आप यहाँ पर इनको हटा देंगे। कक्षा में पूर्ण अनुशासन नहीं, शिक्षक द्वारा अधिक व्याख्यान, बहुत ज्यादा व्याख्या करता है, तो ये, और विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, कम उपस्थिति, ये तो नहीं हो जाएगा, डी वाला तो नहीं होगा। और शिक्षक द्वारा अधिक व्याख्यान, आप बहुत ज्यादा व्याख्या करोगे तो उसका दिमाग फेल हो जाएगा, तो भी नहीं होगा। विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, तो यस, कौन सा व्यवहार प्रभावी शिक्षण का अनेक माना जाता है? विद्यार्थी आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं, आप उसका उत्तर दे रहे हो, तो यही होगा। आगे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर 27 में, आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार बचपन की सही अवधारणा क्या है? तो आधुनिक दृष्टिकोण है, वर्तमान जो इस समय आपका दृष्टिकोण है, उसके अनुसार बचपन का सही कंसेप्ट क्या है? तो बचपन का सही कंसेप्ट यहाँ पर दोस्तों ये क्या है कि बच्चे का विकास होता है और उनमें बहुत तेजी से मानसिक परिवर्तन होता है, यही है। वयस्कता का छोटा रूप नहीं, बच्चे के छोटे वयस्क होते, ये बचपन में केवल प्रतीक्षा का समय नहीं, बचपन विकास और परिवर्तन की विशिष्ट अवस्था है जी। ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा। आगे हम लोग अगर 28 वाले को देखें तो मानकीकृत यानी स्टैंडर्डाइज्ड, मानकीकृत का मतलब मानक एक तय होता है, एक लिमिट तय होती है कि आप इस लिमिट को पार नहीं, इस लिमिट को पार नहीं कर सकते हैं। तो जैसे होता है ना कि एक मानक तय हो जाता है, जैसे कोई आप कल को कोई खाद्य पदार्थ बना रहे हो तो उसमें एक मानक तय किया जाएगा कि भाई आपको इतना ही चीजें करना है, आप इससे नीचे नहीं कर सकते हैं, आपका इतना फॉलो, इतना मतलब चीजें फॉलो होनी चाहिए। तो यही है मानकीकृत पठन प्रशिक्षण के लिए विद्यार्थियों को तैयार करने का सर्वोत्तम तरीका क्या है? तो सर्वोत्तम तरीका क्या है दोस्तों, यहाँ पर परीक्षा को अत्यधिक महत्वपूर्ण बताना नहीं, सिर्फ परीक्षा को अत्यधिक महत्वपूर्ण बता देने से तो ये परीक्षण के लिए विद्यार्थियों को तैयार करने का सर्वोत्तम तरीका ये तो नहीं हो सकता। यहाँ पर संभावित प्रश्न पहले से ही बता दो तो फिर भाई परीक्षा लेने का मतलब ही क्या रह गया। कमजोर छात्रों को अलग प्रशिक्षण देना, ये कोई बात नहीं हुई। समान प्रकार के प्रश्नों का अभ्यास कराना जी, एक ही प्रकार के प्रश्न आपके पास होने चाहिए, जितनी कक्षा में आपने पढ़ा है सबको एक साथ प्रैक्टिस करवाएं, ये है। आगे देखें दोस्तों हम लोग, ये आपके यहाँ 29 वाला प्रश्न आ गया है। तो असंगठित पारिवारिक पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चे को सबसे अधिक कठिनाई किस क्षेत्र में होती है? तो असंगठित परिवार, असंगठित परिवार का मतलब क्या होता है दोस्तों, जिस परिवार के यहाँ कोई पैटर्न नहीं है, खान पान रहन सहन कमाई, इसका कोई ठिकाना नहीं है, आज क्या खाया,
आज कैसे रहा, कल कैसे रहेंगे, कल कितना पढ़ा, आज कितना पढ़ा, यानी परिवार में कोई नियम पैटर्न पर नहीं होता है। बड़े लोगों के यहाँ देखोगे तो एक निश्चित पैटर्न पर होता है, संगठित तरीके से होता है कि इतने बजे आपको आना है, इतने बजे खाना खाना, इतने बजे पढ़ना, इतने बजे खेलना, इतने बजे टीवी देखना, तो डेली एक नियम पर होता है। लेकिन जो थोड़ा सा हम जैसे लोग मिडिल क्लास के लोग होते हैं या लोअर फैमिली के होते हैं, तो उनमें ऐसा नहीं होता है, वो असंगठित परिवार पृष्ठभूमि में आ जाते हैं हम लोग। तो यही है यहाँ पर। तो पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को सबसे अधिक कठिनाई किस क्षेत्र में होती है, तो किस क्षेत्र में होती है उनको सबसे अधिक कठिनाई, तो यहाँ निर्देशित अधिगम में। तो निर्देशित अधिगम तो यहाँ पर ये नहीं हो सकता, ये वहाँ पर तो गलत हो जाएगा ये। और स्वतंत्र अध्ययन में, यस, ऑप्शन नंबर बी, स्वतंत्र अध्ययन में उनको बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है असंगठित परिवार की बैकग्राउंड से आने वाले बच्चों के लिए। क्यों? क्योंकि उनमें कुछ है ही नहीं। अभी जैसे बच्चा पढ़ रहा है, उसका मन किया पढ़ने का, जब से दादाजी बुला लिए कि भाई आओ थोड़ा सा भैंस धोना है, थोड़ा सा खरी चूनी चला दो, तो वहाँ वो चला गया। तो ये सब आ जाते हैं, तो स्वतंत्र अध्ययन करने में कठिनाई होती है। और भाई बड़े लोगों का तो कुछ कहना ही नहीं है। यहाँ देखो 30 वाले में, तो यहाँ कह रहे हैं कि यदि कोई छात्र अत्यंत बुद्धिमान, बहुत ज़्यादा बुद्धिमान, एक्स्ट्रा टैलेंटेड है, तो शिक्षक को उसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। एक शिक्षक होने के नाते आप क्या करेंगे? उसे समान रूप से ही पढ़ाना, अतिरिक्त कार्य न देना, उसे अत्यधिक उन्नति के लिए प्रेरित करना, उसे अत्यधिक उन्नति के लिए प्रेरित करना, केवल अभिभावकों को सूचित करना। तो केवल अभिभावक सूचित काम नहीं चलेगा। यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना होगा? आपको यही करना होगा कि उसे अत्यधिक उन्नति के लिए प्रेरित करना। हाँ, तुम पढ़ने में ठीक हो, तुम मेहनत करोगे, तुम्हें सफलता जल्दी मिलेगी, ये सब, तो ये सब उसे करना चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों अब हमारा ये आपका बाल विकास और सीडीबी यहाँ पर खत्म होता है। अब हमारा दूसरा भाग आ जाता है, इसको हम दूसरा वाले के देख लेते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा स्कोरिंग सब्जेक्ट है ये। तो प्रथम भाषा हिंदी से रिलेटेड है ये। तो यहाँ पर देखें, अत्यंत शब्द की रचना में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? तो यहाँ पर दोस्तों अत्यंत दिया है, एक शब्द है, इस शब्द की रचना में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? तो आपको पढ़ाया गया होगा, आपने पढ़ा होगा हिंदी में उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। उपसर्ग का मतलब, उपसर्ग और प्रत्यय क्या होते हैं? एक शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के पहले या अंत में जुड़कर उस शब्द के अर्थ को बदल देते हैं। जैसे उपसर्ग की अगर हम लोग यहाँ बात करें, तो उपसर्ग क्या करता है? किसी शब्द के अंत में, किसी शब्द के पहले जुड़ता है, और ये जो प्रत्यय है, प्रत्यय किसी शब्द के बाद में जुड़ता है। तो यही है। तो यहाँ पर अत्यंत है, शब्द दिया है, और उपसर्ग कौन सा है? तो उपसर्ग बताना है। तो इसमें उपसर्ग क्या है? उपसर्ग का मतलब जो पहले जुड़ा हो, तो अत्यंत में अति आएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। ये अत्यंत में अति उपसर्ग है। आगे देखें यहाँ पर उपत्यका। उपत्यका आपने जियोग्राफी अगर पढ़ा होगा, तो वहाँ पर जो पर्वतों की नीचे की भूमि तलहटी वाली होती है, उसे उपत्यका बोलते हैं। पर्वतों के निकट की जो समतल भूमि होती है, उसे हम लोग उपत्यका बोलते हैं। तो ये आपने अनेक शब्दों के एक शब्द वाले में भी इसको पढ़ा होगा आपने। ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा। 33 वाले में अगर हम लोग देखें दोस्तों, तो इसमें क्या कहे? निम्नलिखित में से कौन सा मौखिक अभिव्यक्ति का उदाहरण है? तो मौखिक अभिव्यक्ति, मौखिक अभिव्यक्ति का मतलब, अभिव्यक्ति का यहाँ पर क्या है कि कुछ बोलने की आजादी। तो यहाँ पर श्रुतलेख, श्रुतलेख मतलब सुनकर लिखना नहीं, ये मौखिक अभिव्यक्ति का उदाहरण नहीं है। सुलेख, सुंदर लिखना भी ये मौखिक अभिव्यक्ति का नहीं है, यह मौन अभिव्यक्ति का उदाहरण है। लेखन अभ्यास, आप क्यों लिख रहे हो, तो ये भी मौखिक अभिव्यक्ति यानी बोलने की एक जो अभिव्यक्ति है, ये नहीं है। आशु भाषण, आशु भाषण मतलब, आशु का मतलब क्या होता है? आपके दिमाग में जो तुरंत आया कुछ कविता या लाइनें, उसे आप तुरंत बोल दे रहे हैं, तो ये है आशु भाषण, मौखिक अभिव्यक्ति का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। यहाँ देखें हम लोग अगर 34 में, हिंदी भाषा की कुल बोलियों की संख्या, हिंदी भाषा की कुल बोलियों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो दोस्तों 17-18 मानी जाती है, दोनों होती है, कहीं कहीं 17, कहीं कहीं 18 देते हैं। तो यहाँ 18 है, तो आप 18 को मान लेंगे। बोलियों की बात है, यहाँ भाषा नहीं है, ध्यान देंगे। तो मुझसे उठा नहीं गया, मुझसे उठा नहीं गया वाक्य में कौन सा वाच्य है? तो यहाँ वाच्य के बारे में पूछ रहा है, मुझसे उठा नहीं गया, इतना बड़ा वाक्य दिया है, और इस वाक्य में कौन सा वाच्य है, ये आपसे ये जानना चाह रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर कौन सा ये वाच्य होगा? आप लोग जानते हैं इस वाक्य में
कार्य का केंद्र भाव है, यानी एक तरह का भाव यहां पर जनरेट हो रहा है, न कि कर्ता या कर्म से, इसलिए यह भाववाचक है। तो ये भाववाच्य है यहां पर। आगे देखें हम लोग, निष्कपट शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है। तो निष्कपट, यहां पर आधा श है, जहां पर आप आधा श अगर देखा करो तो समझ जाया करो दोस्तों, ये विसर्ग के अंतर्गत आएगा, विसर्ग में ये यहां पर ये लगता है, तो आप जान लीजिए, तो नी हो जाएगा और यह कपट हो जाएगा। तो 36 का आपका ए हो जाएगा, नी कपट। तो ये क्या है दोस्तों, ये क्या है, यहां पर ये विसर्ग संधि है। इसमें ये जो लगता है ना, तो इसके नियम के अनुसार परिवर्तन होता है, तो उसमें आधा स जनरेट होता है। आपने पढ़ा होगा संधि में, संधि 3 तरह की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, आपने पढ़ा होगा। तो ये विसर्ग है। किस देश में हिंदी भाषा का व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर नाम दिया है हिंदी भाषा का व्यापक रूप, मॉरिशस। मॉरिशस में हिंदी तो छोड़ो, वहां पर बड़े लेवल पर भोजपुरी प्रयोग किया जाता है। हमारे यूपी, बिहार, झारखंड लोग बड़ी संख्या में रहते हैं, तो वहां पर भोजपुरी का बहुत बड़ी मात्रा में प्रसार कर दिए हैं। तो यहाँ पर यही है, किस देश में हिंदी भाषा का व्यापक रूप से प्रयोग होता है, मॉरिशस। मॉरिशस को एक बार आप देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा मैप में। सामाजिक शब्द में मूल, यहाँ सॉरी, सामाजिक, एक सामाजिक शब्द दिया, एक शब्द दिया है जिसका नाम है सामाजिक। तो सामाजिक शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय का सही संयोजन क्या है। तो ये जो सामाजिक शब्द है, इसमें कह रहा है मूल शब्द क्या है। मूल शब्द से दोस्तों समाज है, और इसमें प्रत्यय क्या लगा है, यानी पीछे क्या जुड़ा है, इक जुड़ा है। तो समाज प्लस इक क्या हो गया, सामाजिक। ऑप्शन नंबर बी यही कह रहे हैं, ये मूल शब्द हो गया और ये प्रत्यय हो गया। तो क्लियर है। आगे देखें हम लोग, तो कुछ लोग ये लगा देंगे सामाजिक, समाज नहीं, जब यहां पर ये आपका ये मेन वर्ड मूल शब्द और प्रत्यय यहां पर आता है तो ये समाज हो जाता है। तो यहां पर आप आ लगा है तो आप इसको सोच कर न लगाइएगा। आगे देखें यहां पर 39 में, तद्भव। तत्भव यहां पर दिया है, पत्रिका के संपादक कौन है। एक तत्भव, ये बोला तत्सम तत्भव नहीं है, एक तत्भव नाम है पत्रिका का, इसके संपादक कौन है। तो इसके संपादक दो तो अखिलेश है। क्या सपा प्रमुख अखिलेश? नहीं, वो तो भाई पॉलिटिशियन है। ये एक कह सकते हो आप लोग कि ये सुल्तानपुर के थे, ये जो अखिलेश हैं, ये रचनाकार हैं, बहुत बड़े लेखक थे ये। तो ये पत्रिका संपादक थे, ये तद्भव पत्रिका के संपादक थे, ये अखिलेश, सुल्तानपुर के हैं ये। आगे देखें हम लोग 40 वाले में, तो यहां पर दोस्तों क्या लिखा है, थोड़ा ध्यान से देखें। 12 बरस लौ कूकर जीवे, या बड़ी अच्छी लाइन है दोस्तों, ये आल्हा खंड से लिया गया है। 12 बरस लौ कूकर जीवे, अरु 13 लौ जिए सियार। 18 वर्ष, इसके पूरा बता दे रहा हूं, ये आधा लिखा है। 18 वर्ष छत्री जीवे और आगे के जीवन धिक्कारी, है उसकी पूरी लाइन है। तो ये आला खंड में वीरता का एक प्रतीक है। इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि 1200 कुकुर जीता है, यानी कुत्ता, 13 साल सियार जीता है और 18 साल छत्री जीता है। 18 साल के बाद वाला जीवन धिक्कार है। तो ये बात किसने कही है दोस्तों, ये जगनिक ने कही है। जगनिक ने अपने रचना में लिखा है, कहां से लिया है, आला खंड से। ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा। 40 का आपका क्या हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। तो मूल रूप से तो इसकी रचना परमाल में है, वहां से आला खंड में आया और जगनिक ने अपनी रचना में लिखा। तो यहां पर दोस्तों 41 वाले को अगर हम लोग देखें, तो अकाल का उपर्युक्त पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो अकाल यहां पर दिया है। अकाल, जिसे आप लोग हिस्ट्री में पढ़े हो ना, कि ये इतने अकाल पड़े, इस अकाल में इसने नेतृत्व किया, ये किया। तो अकाल का दूसरा नाम हिस्ट्री में आप देखोगे कई कई किताबों में दुर्भिक्ष देता है। जैसे अकाल आयोग कहीं पढ़ोगे तो दुर्भिक्ष आयोग लिखा रहता है। तो अकाल का पर्यायवाची शब्द दुर्भिक्ष होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। अंधकार का तो जानते हैं, अपरिहार का मतलब जिसे टाला नहीं जा सकता है। जैसे आप लोग पढ़ते हो ना कि अपरिहार्य कारणों से आज संस्थान बंद रहेगा। अपरिहार का मतलब ये होता है कि ऐसी समस्या आ गई जिसे टाला नहीं जाता। अच्छत का मतलब क्या होता है दोस्तों, खंडित ना हो। अच्छत का मतलब जो टूटा ना हो। तो इसीलिए हम लोग चावल के जो पूजा पाठ में चावल के ऐसे दानों को लेते हैं, उन्हें चावल को भी एक तरह से अच्छत बोला जाता है, लेकिन अच्छत उसे कहा जाता है जो टूटे हुए चावल ना हो। पूरा का पूरे समूचे चावल होते हैं और उसमें हल्दी वगैरह मिलाकर हम लोग पूजा पाठ में प्रयोग करते हैं, तो उसे भी अच्छत बोला जाता है। तो यहाँ पर अकाल का मतलब दुर्भिक्ष है। आगे देखें 42 वाले में, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य
मिश्र वाक्य का उदाहरण है। मिश्र वाक्य का मतलब जहां पर दोस्तों दो सेंटेंस आकर दोस्तों मिलते हैं। तो जैसे यहां पर देखिए कोई अलग अलग सेंटेंस नहीं मिल रहे हैं। मिश्र का मतलब मिलावट ऐसे समझ लो। तो यहां पर शिक्षक देखते हैं कि यहां पर इन दोनों को मिलाने का काम कर रहा है। छात्र पढ़ते हैं, दो अलग अलग वर्ड हैं लेकिन ये की के माध्यम से दोनों मिल रहे हैं। तो यही है ऑप्शन नंबर यहां पर ये सी हो जाएगा। आप कहोगे कि छात्र पढ़ते हैं और शिक्षक देखते हैं, तो मेरे भाई और ये जो होता है ये संयुक्त वाक्य हो गया, ये नहीं होगा। आगे यहां पर देखें, जिसकी पहले से कोई आशा न हो, यानी जिसकी पहले से कोई आशा न हो, तो उसके लिए एक शब्द में आप क्या कहेंगे? अप्रत्याशित कहेंगे। अप्रत्याशित का मतलब जिसकी आशा न हो। हमें जैसे आशा नहीं है कि कल हमारा बेटा हमें खिला पाएगा कि नहीं, इस तरह का जैसे मान लीजिए। और यहाँ पर प्रत्याशा का मतलब जिसकी पहले से आशा हो। अनाहुत का मतलब बिना बुलाए। अपरिमेय का मतलब जिसे मापा न जा सके। तो सारी चीजों को मैं बता दिया, तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर होगा। तो दोस्तों सारी चीजों को क्लियर करना ऑप्शन को इसलिए बढ़िया सही हो जाता है क्योंकि आप एक ही प्रश्न में चार चार प्रश्न जितना आप समझ लेते हो तो आपको ये सब नॉलेज ज्यादा मिल जाता है। आपको ये नहीं कि सिर्फ उत्तर बताते चले, आपका समय बर्बाद होगा, वो तो होगा ही, सिर्फ हम कुछ आपको दे नहीं पाएंगे ये हमें अफसोस रहेगा। तो हमारी ये कोशिश रहेगी कि हम चीजों को जो बता रहे हैं ठोस तरीके से बताएं, अच्छे से बताएं, थोड़ा रिसर्च करके पढ़ के बताएं, तो आप में ज्यादा प्रभावी होगा, आपके भविष्य के लिए भी, मेरी मेहनत के लिए भी। आगे देखें यहां पर क्या कर रहे हैं 44 में, सूरसागर। सूरसागर किस भाषा में रचित है? तो आप लोग जानते हैं सूरसागर सूरदास ने रचा है और सूरदास ब्रज वाले क्षेत्र में रहते थे तो ब्रज भाषा में रचे होंगे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखें, वीरों का कैसा हो वसंत। ये दोस्तों ये वीरता का यहाँ पर ये जो है ये प्रतीक है। वीरता के बारे में गुणगान किया गया है इस रचना में, वीरों का कैसा बसंत। तो सुभद्रा कुमारी चौहान ने इसको उनकी रचना है। सुभद्रा कुमारी, इसकी रचयिता कौन है कविता की? सुभद्रा कुमारी चौहान। तो यहाँ पर ये आपका क्लियर हो गया। आगे चले हम लोग देखते हैं क्षेत्रीय शब्द में प्रयुक्त विशेषण का प्रकार क्या होता है। तो मान लीजिए जो एक क्षेत्रीय एक शब्द दिया है आपको क्षेत्रीय, इस शब्द में प्रयुक्त विशेषण का प्रकार क्या है? तो यहाँ पर कौन सा विशेषण है यहाँ पर, ये आपको यहाँ पर ये बताना है। तो गुणवाचक। गुणवाचक ये क्षेत्रीय। परिमाणवाचक में क्या होता है? जहां नाप तौल की बात आती है तो यहाँ पर कुछ नाप तौल की बात है नहीं। सार्वनामिक मतलब ये संज्ञा के स्थान पर जो प्रयुक्त हुआ है यहाँ ऐसा कुछ है नहीं। संख्यावाचक, यहाँ संख्या की बात की गई, संख्यावाचक भी नहीं है, तो यही गुणवाचक हो जाएगा क्षेत्रीय। जैसे हो जाएगा कि ये अपनी क्षेत्रीय भाषा है, ये हमारे क्षेत्र की मिठाई है, तो एक तरह से ये गुणवाचक हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों एक दिया है, बड़ा अच्छा प्रश्न होते हैं ये, फ्री में आपको नंबर दे के जाते हैं, तो एक तरीके से ये सभी बच्चे लगभग कर लेते हैं। 47 से 51 के बीच यहाँ पर जो प्रश्न दिया है पैसेज वाला, सॉरी ये क्या खुल रहा है यार, तो 47 से 51 के बीच यहाँ पर जो दिया है ना, तो इसमें आपको कुछ करना नहीं, एक बार पैसेज को आसानी से बढ़िया से पढ़ लेना होता है। कहानी की तरह आप उनको पढ़ लो, जहां जहां मतलब आपको लगे तो थोड़ा सा मार्किंग करते जाइए। पढ़ने के बाद आपको कुछ नहीं करना होता है, बस आपको सीधे प्रश्न पर चले आना है। प्रश्न पर आप जैसे ही आओगे ना, यहाँ पर आप अच्छे से पढ़ लेना। तो यहाँ पर देखो आ जाएगा, यहाँ पर यहाँ आपको 47 में दे दिया घुमक्कड़, घुमक्कड़ अभी उसमें था, तो वहीं से एक शब्द उठाया है। घुमक्कड़ शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? तो प्रत्यय पूछ रहे हैं, तो घुमक्कड़ में प्रत्यय क्या हो सकता है, यानी इसमें पीछे कौन सा शब्दांश जुड़ा है? तो घूम होता है, घूम में दोस्तों अक्कड़ जुड़ गया, तो ये घुमक्कड़ हो गया, तो ये प्रत्यय यहाँ पर ये अक्कड़ हो जाएगा। यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ये क्लियर हो गया, कोई दम नहीं है। महावीर स्वामी का जन्म स्थान कौन सा है? तो महावीर स्वामी का जन्म स्थान बिहार के वैशाली में है, तो यही ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये तो हमें जीएस में हम लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन कभी कभी आपको पैसेज देता है ना, तो पैसेज में चीजों को हेर फेर कर देता है, इसलिए आप जो जानते हो उसके भरोसे यहां टिक नहीं लगाया करो। आप पैसेज पढ़ा करो, को जो पैसेज में रहे वही, भले से पैसेज में आपको गलत दिया हो तो आप गलत ही लगाओगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। लेकिन कभी कभार हो जाता है कि आपको जो जानते हो उससे हट के पैसेज में देता है, और आपको पैसेज पढ़कर आप प्रश्न कर रहे हो तो चीजों को आपको पैसेज के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। तो यही है। आगे देखें हम लोग, स्वच्छंद शब्द में किस प्रकार की संधि पाई जाती है? तो स्वच्छंद एक शब्द आपको दिया है, किस प्रकार की संधि पाई जाती है? तो आप लोग जानते हैं संधि तीन तरह की होती है। स्वर संधि, स्वर संधि होती है,
व्यंजन संधि होती है और विसर्ग संधि होती है। तो यहाँ पर दोस्तों यह स्वच्छंद, तो यहाँ पर कोई स्वरों का मेल नहीं हो रहा है, कोई विसर्ग नहीं है, तो यहाँ पर ये व्यंजन संधि है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पर क्लियर है आपसे, यहाँ पर ये बी हो जाएगा। आगे चले हम लोग यहाँ पर अगर आप लोग देखना चाहेंगे स्व और छंद, यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्वच्छंद वाला जो दिया है थोड़ा सा दिखा दे आपको, ये स्व हो जाएगा प्लस छंद। तो यहाँ आप देख सकते हो कोई स्वर आया नहीं, यहाँ पर यह व्यंजन का ही मेल हो रहा है, व्यंजन ध्वनियों का। आगे देखें, भगवान बुद्ध ने किस एज में बुद्धत्व प्राप्त किया था। तो इसको पैसेज को आप पढ़ोगे तो आपको आसानी से मिल जाएगा किस एज में बुद्धत्व को प्राप्त किया था। तो उम्र 35 में उन्होंने बुद्धत्व को प्राप्त किया था, यानी भगवान बुद्ध जो है ये बुद्ध बने थे। आगे देखें हम लोग श्रुति धर्म। श्रुति धर्म क्या होता है कि मतलब एक तरीके से अब उनके लोग जो है सुन सुनकर अपने धर्म को फॉलो करते हैं, सुनकर। तो श्रुति धर्म का सही अर्थ यहाँ पर क्या है कि वैदिक धर्म होता है। वैदिक धर्म के लोग जो उसमें सुनकर बहुत कुछ सीखते हैं, सिखाया जाता है उनको सुनाकर। तो वैदिक धर्म श्रुत धर्म होता है। ये पैसेज पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ तक हमारा पैसेज के सहारे था। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं ड आपको दिया है, तो ये ड दिया है, ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या होता है। तो उच्चारण स्थान आप लोग खूब पढ़े होंगे। यहाँ पर जो क वाले में आता है कंठ होता है, ख वाले क ख ग घ अंग ये कंठ से संबंधित होता है, और ये च छ ज झ इ जो होता है वो तालव्य होता है, ट ठ ड ढ होता है ये मूर्धा से संबंधित होता है। तो यहाँ ढ है ये मूर्धा से संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। बढ़िया है, पढ़े होंगे आप लोग। यहाँ 25 होते हैं ये, और उसके बाद मिश्रित, ये सब के बारे में आप लोग पढ़ा होगा, चर्चा करेंगे, थोड़ा लेट होगा। 4 गज मलमल में, 4 गज मलमल ये एक मतलब एक कह सकते हो कि सेंटेंस दिया है, 4 गज मलमल। इसमें 4 गज किस प्रकार का विशेषण है। तो दोस्तों विशेषण मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक, और ऐसे करके एक और होता है, याद नहीं आ रहा है यहाँ, गुणवाचक। यस, गुणवाचक, संख्यावाचक, सार्वनामिक, परिमाणवाचक। तो गुणवाचक में क्या होता है, जहां किसी की खासियत बताई जाती है। संख्यावाचक में जहां संख्या की बात आ जाती है। परिमाणवाचक में जहां नापतोल की बात आ जाती है। सार्वनामिक में जहां संज्ञा के स्थान पर किसी शब्द को प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर 4 गज है, यानी 4 ये संख्या आ गया है, तो इसलिए यह संख्यावाचक होगा। क्लियर है। समास का विलोम क्या होगा। समास का मतलब होता है दोस्तों एक तरीके से छोटा, कई बड़े शब्द होते हैं उनको जोड़कर दोस्तों मिला दिया जाता है, छोटा हो जाता है। तो समास का यहाँ पर अर्थ ये छोटा होता है। तो इसका विलोम अगर हम लोग देखेंगे तो समास का विलोम क्या हो जाएगा दोस्तों, यह व्यास हो जाएगा। व्यास का मतलब क्या होता है, विस्तार, ब्रॉड। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। यहाँ पर 55 वाले में हम लोग देखें तो सुन्न का तत्सम क्या होगा। सुन्न, जैसे हम लोग तो गांव में बोल देते हैं सुन्न की सुई लगाया है, तो वो तो अलग मैटर है, वो तो हम लोग वैसे बोल देते हैं, वो गलत है। तो हम लोग बचपन में, आप लोग अगर पटरी उतरी पर पढ़े होंगे, हम लोग तो पढ़े हैं दोस्तों, जिसे आज तो LKG बोला जाता है, पहले इसे गधैया कोल बोला जाता था। तो शून्य, तो हम लोग शून्य के सुन्ना बोलते थे, सुन्ना, तो सुन्ना दे देना। तो ऐसे ये शून्य जो है यह एक तरीके से आपका तद्भव है, हिंदी वर्जन वाला है। तो तत्सम क्या हो जाएगा, इसका शून्य है। तो तद्भव तत्सम के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, थोड़ा सा ध्यान देना तद्भव तत्सम को समझने में। तत्सम क्या होता है, जो शब्द संस्कृत से निकले और मॉडिफाइड नहीं हुए और वैसे के वैसे प्रयोग हो रहे हैं, उसे हम लोग तत्सम कहते हैं। और तद्भव क्या होता है, जो शब्द संस्कृत से निकले लेकिन आगे चलकर थोड़ा सा बदल गए, रास्ते में भटक गए और वो अलग तरीके से प्रयोग करने लगे, तो उनको हम लोग तद्भव बोल देते हैं। तो ये क्लियर होगा आपको, ये तत्सम क्या हो जाएगा, शून्य का शून्य। 56 में, तो 56 को अगर हम लोग देखें थोड़ा ध्यान से, आंख की किरकिरी होना, ये आपको एक मुहावरा दिया है, सही अर्थ इसका क्या होगा, आंख की किरकिरी होना। तो आंख की किरकिरी होने का मतलब दोस्तों अप्रिय लगना, बढ़िया न लगना। जैसे मान लीजिए अभी आपके बुआ के लड़के आ जाए तो मम्मी लोग के थोड़ा सा आंख में किरकिरी होने लगता है कि आ गया, बनाना खिलाना पड़ेगा, हम पे लोड पड़ेगा, तो ये अप्रिय हो जाएगा, उनकी आंख का किरकिरी हो जाता है। और वही दादी के आंख का तारा हो जाता है। आंख का तारा होना मतलब बहुत ज्यादा प्रिय होना, आंख की किरकिरी होना इसका मतलब अप्रिय होना। तो सही है। आगे अगर हम लोग देखें यहाँ पर 57 वाले में,
तो निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? तो ऐसे आपको 4 शब्द दिए हैं, किसका वर्तनी शुद्ध है? तो अनुग्रहित, ये भी ये गलत है। अनुग्रहित ये भी गलत है। अनुगृहित ये गलत है यहाँ पर। और ये डी वाला सही है, अनुगृहित। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो डी आपको दिया है ये यहाँ पर सही है। क्यों सही है दोस्तों? ये जो आपको दिया है यहाँ पर, ये अनुगृहित, ये वाले शब्द में इसका पहले आप अर्थ समझ लो। इसका अर्थ मतलब ये होता है कृपा प्राप्त करना। तो अनुगृहित मतलब कृपा प्राप्त करना ये हो जाता है। इसका सही उच्चारण वर्तनी यही वाला है। 58 को अगर हम लोग देखें तो निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो शुद्ध कौन सा है? तो आप लोग जानते हैं पैतृक ऐसे नहीं लिखा जाता, ऐसे भी नहीं, ऐसे भी नहीं, यही है पैतृक, मतलब जो पिता से हमें, पिता या उनके पिता से प्राप्त हुए हैं। यहाँ देखें दोस्तों 59 में ग ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तो आप लोग जानते हो क ख ग घ अंग, तो ये कंठव्य वाले में आ जाता है ना, तो ये कंठ से रिलेटेड हो जाता है। तो तालु से तो च वर्ग आता है, मूर्धा से तो ट वर्ग आता है, पढ़े होंगे आप लोग। आगे अगर हम लोग देखें 60 वाले में, तो यहाँ पर दोस्तों क्या कह रहे हैं? निम्नलिखित में से चौराहा शब्द किस प्रकार के समास का उदाहरण है? तो चौराहा समास में क्या है? चार आ रहा है, संख्या आ रहा है, जिसमें संख्या आता है उसे हम लोग द्विगु समास कहते हैं। द्वंद्व क्या होता है? जो एक दूसरे के अपोजिट में होते हैं तो उसे हम लोग द्वंद्व बोल देते हैं। तो इतना आप लोगों ने पढ़ा होगा बढ़िया से। तो दोस्तों हम लोगों ने इसका पार्ट ए कर लिया है, जो पहली टेस्ट सीरीज हमने ये स्टार्ट किया आज, ये यूपी टेट के लिए। तो इसमें दोस्तों तो कुल 150 प्रश्न है, आप लोग जानते हैं। इन 150 प्रश्न में पहले टेस्ट सीरीज का पार्ट ए हम लोगों ने अभी इसको कर रहे हैं। पार्ट ए में हम लोगों ने 60 प्रश्न किया, जो बाल विकास और हिंदी। और अगले पार्ट बी में हम क्या करेंगे दोस्तों? यही टेस्ट सीरीज अभी बची है। पार्ट बी में हम क्या करेंगे? तो पार्ट बी में हम लोग इसके क्या करने वाले हैं? पार्ट बी में हम लोग इसके जो पर्यावरण यानी जो जीएस से रिलेटेड होता है वो, और मैथ, वो 60 प्रश्न करेंगे। और इसका संस्कृत और इंग्लिश वाला अभी हम छोड़ते चलेंगे। बाद में जब 10 से टेस्ट सीरीज हम करवा लेंगे तो 10 का एक वीडियो में हम संस्कृत करवाएंगे, फिर 10 का एक वीडियो में हम इंग्लिश करवाएंगे। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे बच्चे इंग्लिश वाले होते हैं, बहुत संस्कृत वाले, तो वीडियो को देखेंगे उनके लिए प्रॉब्लम हो जाती है। तो दोस्तों हम कोशिश करेंगे ये सब बताकर, इंग्लिश और संस्कृत अभी हम छोड़ते चलेंगे। तो वही बाद में एक वीडियो में सारा संस्कृत, एक वीडियो में सारा इंग्लिश कर देंगे। तो जिसको इंग्लिश देखना होगा वो इंग्लिश देखेगा, जिसको संस्कृत देखना होगा वो संस्कृत देखेगा। तो क्लियर है? तो चलते हैं पार्ट बी में, आपको मिल जाएगा अगला वाला भाग। तो चलते हैं हम लोग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।